लोगों की संख्याएं आपने देखी होगी, हजारों की संख्या में लोग पूरे भारतवर्ष से वहां पर आ रहे हैं। तो सरकार को लोगों को वहां आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आए, अपना अभिवादन करे, मत्था टेके, दर्शन ले और चले जाए, इसके लिए कोई अवरोध नहीं है। अवरोध इस तरीके से द्वारा है कि आप वहां पर कोई जागरण का, कोई प्रबोधन का कार्यक्रम नहीं कर सकते। तो महाराष्ट्र की ये ठाकरे सरकार के द्वारा इस अभिवादन कार्यक्रम पर एक तरह से पाबंदी लगाने की बात की गई। जो ऑर्डर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा निकाला गया वो सोशल मीडिया में हमने जानबूझकर डाला था ताकि महाराष्ट्र के लोगों को हकीकत पता चले कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। आपको याद होगा कि 2 साल पहले फडणवीस की सरकार थी, और फडणवीस की सरकार जो पेशवाओं की सरकार, हम लोग ये कह सकते हैं कि वो अपने आप को पेशवाओं का वारिस मानते थे, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे कि हम पेशवाओं के वारिस है, उनके वंशज है। और वो भी यही चाहते थे कि भीमा कोरेगांव का जो वास्तविक रण संग्राम है, वास्तविक संघर्ष है, ये लोगों को पता ना चले। इसीलिए तो जब द्विशताब्दी महोत्सव था तब उन्होंने वहां पर बहुत बड़ा फसाद करवाया ताकि लोग भीमा कोरेगांव को उस घटना के बाद में फसाद के नाम से याद करें। आज भी अगर आप इंटरनेट पर डालोगे भीमा कोरेगांव तो आपको जो लिंक ओपन होंगे उसमें आपको राइट्स के नाम के लिंक जो है पहले नंबर पर आएंगे। भीमा कोरेगांव के राइट्स के नाम पर किन किन लोगों को अरेस्ट किया, एल्गार परिषद और बहुत सारे लोगों के लिंक आपको उसमें मिलेंगे। तो ये एक तरह से अपनी इतिहास, अपनी परंपरा बदलने का काम सरकारें और बहुत सारी एजेंसियां कर रही है। फडणवीस चूंकि ब्राह्मण थे और ब्राह्मण है, पेशवा है, वो इसलिए वो नहीं चाहते थे, समझने वाली बात है। मगर अपने आप को प्रबोधनकार ठाकरे का नवाता कहने वाले, पोता कहने वाले उद्धव ठाकरे से तो इस बात की उम्मीद नहीं की जा सकती। राष्ट्रवादी के नेता जो है अपने आप को पुरोगामी कहते हैं, प्रोग्रेसिव कहते हैं। यहां तक कि इंक्वायरी कमीशन के सामने पवार साहब ने बहुत गंभीरता से कुछ बयान कहे कि ये जो राइट्स हुए उसमें सरकार की अलगर्जी थी, सरकार की लापरवाही थी, इस वजह से राइट्स हुए। तो ये उम्मीद उनसे हो सकती थी कि वो इस कार्यक्रम का बढ़िया संचालन करे, बढ़िया से लोगों को वहां पर आने की व्यवस्था करे और ज़्यादा से ज़्यादा वो हकीकत लोगों के पास जाए। मगर ऐसी कोई कोशिश उनके द्वारा वहां पर की हुई हमको नहीं मिली, बल्कि उन्होंने तो उसी तरीके से उसको रोकने की कोशिश की। उस ऑर्डर को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें खाने पीने के स्टॉल ना हो, किताबों के स्टॉल ना हो, ना वहां पर आने वाले लोगों को खाने पीने की बेसिक सुविधाएं मिले, ना किताबें मिले, ना पेट की खुराक मिले, ना दिमाग की खुराक मिले, ना मान मिले, ना सम्मान मिले, ना स्वाभिमान मिले। यह व्यवस्था सरकार कर रही थी। उसके विरोध में संगठन के द्वारा, जब सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं दी जा रही थी, तब उसके विरोध में जेल भरो आंदोलन की घोषणा की गई। मगर उन्होंने 29 तारीख की शाम को कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाने वाली ऑर्डर निकाल दी। इसका मतलब साथियों ये है कि सरकार ये नहीं चाहती, चाहे सरकार महाविकास आघाड़ी की हो, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की हो या बीजेपी की हो, दोनों ही सरकारें ये नहीं चाहती कि समाज का प्रबोधन हो। सरकार एक तरफ भीमा कोरेगांव के स्मारक के लिए करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है, 100 करोड़ की घोषणा हुई। वही वडू बुद्रुक के स्मारक के लिए भी सरकार ने घोषणा की कि उसको भी हम लोग पैसा देंगे। लोग सरकार से पिछले 3 सालों से भीमा कोरेगांव या वडू बुद्रुक के स्मारक के लिए पैसा नहीं मांग रहे। लोगों की मांग ये थी कि 2018 में वहां जो फसाद हुआ, उस फसाद में जो एक बोटे और भिड़े शामिल थे उनको पहले सजा दो, उनको कटघरे में खड़ा करो और उनके ऊपर उस फसाद के आरोप लगाकर उनको दोषी साबित करो। लोगों की पहली मांग यह है कि भाई वो जो फसाद एक बोटे और भिड़े ने करवाया, ये जो मेन कल्प्रिट है, इससे पहले भी उन्होंने ऐसे बहुत सारे फसाद करवाए हैं, उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ा।
तो सरकार जो मुख्य मांग समाज की है, उस राइट्स को करवाने वाले लोगों को सजा देने की, उसको कम करके लोगों को खुश करने के लिए झुंझुना देने की बात कर रहे कि हमने इतना करोड़ का बजट आपके स्मारक को दे दिया। लोगों ने तो ये नहीं कहा था। उसी समय से आज लगभग 2 साल पूरा हो गया, 3 साल पूरा हो गया कि अभी तक वो राइट्स करने वाले लोगों को पकड़ा नहीं गया। वो केस चल रहा है। और अभी आपने कुछ दिनों पहले पढ़ा होगा, हमारे एडवोकेट राहुल मखरे साहब इंक्वायरी कमीशन के पैनल पर है, वो वहां पर संगठन की और उस केस की बहुत बड़े तरीके से बात रख रहे। 6 महीने का उसको एक्सटेंशन दिया गया। तो सरकारें और सरकारों की नीयत में साथियों कोई बदलाव नहीं है। ना हमको सरकार की नीति पर ना उसके नीयत पर भरोसा है। इसलिए वो जो वहां पर जो हुआ है, वडू और भीमा कोरेगांव, कोई ज्यादा अंतर नहीं है साथियों, केवल 3 किलोमीटर का अंतर है। मगर ये 3 किलोमीटर का जो फासला है, ये अगर सही तरीके से समझा नहीं गया तो वो दुश्मन इसका आधार लेकर बहुजन समाज का, जो बहुजन समाज महाराष्ट्र में या देश भर में है, उसको तोड़ने में, उसके अंदर मतलब जो है गलत इतिहास का प्रचार करके उसको तोड़ने में, उसको विभाजित करने में सफल हो रहा है। वडू की परंपरा और भीमा कोरेगांव की परंपरा कोई अलग नहीं है। यही बात लोगों को समझाने के लिए साथियों संगठन ने लगातार प्रयास किए। 2017 से 2018 तक लगभग पूरे भारत में और भारत के बाहर भी, विदेशों में भी 50,000 से ज्यादा कार्यक्रमों का आयोजन किया था। और सब्जेक्ट भी वही बनाया था कि छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या मुगलों के द्वारा की गई। 11 मार्च 1689 को छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या हुई। और उसके साथियों कुछ दिनों के बाद में महाराष्ट्र में पेशवाओं का राज आता है। संभाजी महाराज की हत्या होने के बाद महाराष्ट्र में मुगलों का राज आया। ना ही मुगलों ने अपने तरीके से किसी शासक को वहां पर अपॉइंट किया, मगर संभाजी महाराज की हत्या के बाद में पेशवाओं का राज आया। और साथियों लगभग 100 साल इस महाराष्ट्र की भूमि पर, इस पूना की भूमि पर छत्रपति शिवाजी महाराज के राज को खत्म करके पेशवाओं ने राज किया। 1670 कह सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन जो है अधिकृत तरीके से शुरू हुआ 74 से लेके 1719 तक। मतलब ये 26 साल और आगे वाले 19 साल अगर पकड़कर चले तो केवल 45 साल छत्रपति शिवाजी महाराज के वारिसों का राज रहा। राज बनाने के लिए 35 साल शिवाजी महाराज ने लगाए, और 35 साल लगाने के बाद उनकी 3 पीढ़ियों का मिलकर राज जो हुआ वो 45 साल हुआ। और किसी भी तरीके से कोई योग्यता ना रखने वाले पेशवा, जो मामूली क्लर्क थे, उन्होंने संभाजी महाराज की हत्या करके छल कपट से पेशवाओं के वस्त्र अपने लिए राज किया। और उन नालायक पेशवाओं की पीढ़ियों ने 100 साल तक महाराष्ट्र पे राज किया, 1719 से लेके 1818 तक। अगर भीमा कोरेगांव का वो युद्ध नहीं होता तो ये राज और भी आगे चलता। तो वो जो भीमा कोरेगांव में जो हुआ, उसका संभाजी महाराज के साथ में क्या संबंध है, उस परंपरा का क्या मामला है, क्यों वो सिपाही अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हुए और उन्होंने पेशवाओं को खत्म करने के लिए इतनी बड़ी जंग लड़ी, वो सारी विरासत साथियों हमें जानने समझने की जरूरत है। क्योंकि इतिहास को अगर आप संदर्भों के साथ नहीं समझोगे तो इतिहास विरासत के तौर पर आपको काम करने के लिए नहीं मिलेगी। वर्तमान में आप इसका उपयोग नहीं कर पाओगे और भविष्य में या वर्तमान में इतिहास का विकृतीकरण करके आपको गुलाम बनाने का काम किया जा सकता है। पेशवाओं ने यही काम किया और लगातार वही साजिशें साथियों देश भर में चल रही है। इसीलिए साथियों ये सारा जो आज महाराष्ट्र का बहुजन समाज, जो कहने के लिए हम ये कहते हैं कि बहुजन समाज है, मगर वो शासक क्यों नहीं हो पाए, इस बात को जानने समझने के लिए पेशवाओं ने क्या साजिशें की,
किस तरीके से उस इतिहास को मिटाने की कोशिश की, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज की हत्या तक कर दी। हत्या करने के बाद में भी उस विरासत को मिटा नहीं पाए। तो जो गोविंद गोपाल का मामला था, उससे आगे भी अगर हम लोग देखें तो भीमा कोरेगांव के इतिहास को, उस रणस्तंभ को, उस रण संग्राम को भी बदनाम करने की कोशिश करते रहे। और 204 साल हो गए, अभी भी वही गलतफहमियां, वही लोग समाज के अंदर फैलाने का काम कर रहे हैं। ये क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, इसके ऊपर हम लोगों को बहुत ज़्यादा चर्चा करने की, जानने समझने की ज़रूरत है। ये जो विषय साथियों आज यहाँ पर चर्चा के लिए लिया गया है, मैं ऐसे मानता हूँ कि महाराष्ट्र का सामाजिक और राजनीतिक जीवन, इस इतिहास का ये जो विषय जो है, अगर इस पर हम लोग सही तरीके से आकलन बना ले और बहुजन समाज अगर ये बात जानने समझने के लिए लायक हो जाए, तो वो अपने राज को बनाने का काम कर सकता है। 500 सिपाहियों ने 28,000 पेशवाओं को काटा। कागज पर भी हम इसका हिसाब निकालने में दिक्कतें हो सकती, मैदान जंग में क्या हुआ होगा, फिर भी ये हुआ। इतना बड़ा भीम पराक्रम वो कैसे कर पाए, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। शत्रु संख्या में कितना भी विशाल क्यों ना हो, उसके पास कितने भी घातक हथियार क्यों ना हो, फिर भी उसको परास्त किया जा सकता है। भले ही अब संख्या में कम क्यों ना हो, मगर उसकी एक ही पूर्व शर्त है, वो दुश्मन खुले तौर पर आपके सामने होना चाहिए। अगर दुश्मन मैदान जंग में आपके सामने है, संख्या और साधनों में आपसे कई गुना आगे है, मगर आमने सामने है, आपके तलवार के नोक के सामने खड़ा है, आप शर्त लगाकर उसको परास्त कर सकते हो। मगर वही दुश्मन संख्या में कम है, आप विशाल हो, हाथी के माफिक हो, मगर आप जागरूक नहीं हो तो क्या होगा। दुश्मन क्या है, कहां है, कैसे आएगा पता नहीं, क्या कर लोगे। साथियों, सोए हुए हाथी से जगती हुई चींटी की शक्ति ज्यादा होती है। सोए हुए हाथी से जगती हुई चींटी की शक्ति ज्यादा होती है। हम तो कहते हैं ना कि हम लोग बहुत शक्तिशाली है, शक्ति है मगर उसका परिचय नहीं है, दुश्मन का परिचय नहीं है, फिर क्या होता है। कबीर जी का एक उदाहरण देकर साथियों मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। इतिहास का और इसका क्या संबंध होता है, शक्ति का दुश्मन का परिचय क्या होता है, ये कहकर मैं खत्म करता हूं। कबीर साहब ने एक बार अपने अनुयायियों को कहा कि रात में मैंने एक सपना देखा। अब कबीर ज्ञानी थे तो जरूर कोई ज्ञान की बात देखी होगी, तो भक्तों ने, उनके अनुयायियों ने पूछा कि महाराज क्या देखा आपने। तो कबीर साहब ने कहा कि रात में मैंने एक सपना देखा कि नदी नाव में डूब गई। कबीर साहब ने कहा कि रात में मैंने सपना देखा नदी नाव में डूब गई। कबीर बनारस के किनारे रहते थे, गंगा किनारे रहते थे, तो गंगा किनारे वाले लोगों को पता होगा कि गंगा कितनी विशाल है। और कबीर जी ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा, एक सपना देखा कि नदी नाव में डूब गई। भक्तों के अंदर हलचल हो गई, अनुयायियों के अंदर हलचल हो गई और कहा महाराज ऐसे कैसे हो सकता है, आपको पक्का याद है आपने यही देखा। बोले हाँ हमने तो यही देखा। फिर उन्होंने कहा नहीं महाराज कहीं तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता, हमने ऐसा तो आज तक नहीं देखा। नाव नदी में बहुत बार डूबी है, हमने बहुत बार ये नजारा आंखों से देखा है, मगर आज तक हमने ये नहीं देखा कि नदी नाव में डूब गई। फिर कबीर महाराज कहते नहीं मैंने यही देखा। तो भक्तों ने खड़े होकर हाथ जोड़ दिए और कहा कि महाराज अब हम चलते, आपके पास बताने लायक कुछ नहीं रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नदी नाव में डूब सकती है। तो फिर कबीर महाराज कहते अब गधो, अगर तुमको ये समझ में आता है कि नदी नाव में डूब नहीं सकती, तो ये 85% वाला जो विशाल महासागर जैसा बहुजन समाज है, ये 3% के चक्कर में कैसे डूब गया। महाराष्ट्र में तो सत्यनारायण करने के लिए जब ब्राह्मण आता है तो नाव भी लेकर नहीं आता, जिसको मराठी में फुलपात्र कहते हैं। एक छोटा सा लोटा होता है, लोटे के अंदर एक पली लेकर आता है और उसमें से थोड़ा बहुत पानी प्रसाद के रूप में, तीर्थ के रूप में डालता है। ये तो लोटे में डूब गए। महाराष्ट्र में एक कहावत है, आपने बहुत बार सुना होगा कि चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। ये चुल्लू भर पानी है क्या? यही जो ब्राह्मण हमारे लोगों को डेली डुबा डुबा कर मारता है और हमारे लोग उसमें गर्व और गौरव महसूस करते। भीमा कोरेगांव के रण संग्राम के साथियों यही एक विरासत के दुश्मन संख्या में कितना है वो मायने नहीं रखता, वो खुला है या छुपा है,
ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपके सामने खुला है, आप उसका परास कर सकते हो। ये जो यूरेशियन लोग हैं खुलकर हमारे समाज के अधिकारों का विरोध करने में लगे, और ऐसी स्थिति में साथियों, अगर आपको अपने अधिकारों की रक्षा करनी है तो आपको ये मामला जानने समझने की जरूरत है। इसलिए मैं आप लोगों को इस विषय के साथ जुड़ने के लिए कहूँगा कि जानिए, समझने की कोशिश कीजिए कि छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या करने वाले लोग कौन थे। वो कौन थे जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या का सच लोगों के सामने आने नहीं दिया। वो कौन लोग थे जो गोविंद गोपाल की हत्या करने में कामयाब हो गए। वो कौन लोग थे जिन्होंने महाराष्ट्र में पेशवाई लाई। वो कौन लोग थे जो आज भी लोकतंत्र होने के बाद में भी मराठा और बहुजन समाज के लोगों को अपने हक अधिकारों से वंचित कर रहे। वो कौन लोग हैं जो आज तक 2018 में द्विशताब्दी महोत्सव में जो फसाद हुआ उसके मास्टरमाइंड सबके सामने भिड़े एक बोटे, मगर आज तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया। ये क्या है, कौन ये सारे कर रहे हैं, इसको जानने समझने की जरूरत है। ये अगर हम लोगों को पता चल जाए तो हम लोग अपने अधिकारों को दुश्मनों से लड़ झगड़ कर बचाने में कामयाब हो सकते हैं। इसके लिए साथियों आज का ये विषय चर्चा के लिए रखा है। हकीकत में ये सब्जेक्ट वहाँ उस वीरभूमि पर होना चाहिए था, मगर महाराष्ट्र शासन के इस की वजह से जो जागरण और प्रबोधन का काम होने नहीं देना चाहती, मैं उस सरकार का धिक्कार करता हूं, उसकी इस नीति का निषेध करता हूं। वो हमें वहां पर बोलने देना नहीं चाहते थे ताकि ये बात लोगों तक ना पहुंचे, तो संगठन ने निर्णय लिया कि ये बात महाराष्ट्र के 40,000 गांवों में जाए और वहां लोगों को घर घर में जाकर ये बातें समझाई जाए। बहुत कम तैयारी में साथियों ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वर्चुअल वे से हम लोग इस कार्यक्रम कर रहे ताकि ये बात हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों तक पहुंचे। जो भी साथी इसको वर्चुअल वे में देख रहे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का प्रचार करने की ज़रूरत है और लोगों को सत्य का परिचय करवाने की ज़रूरत है। सत्य को प्रस्थापित करने के लिए साथियों शक्ति की ज़रूरत है, और शक्ति प्रचार के माध्यम से निर्माण होगी, और वो प्रचार ही जो है समाज में सत्य का करने के बाद हम लोग ये जो दुश्मनों की साजिशों का पर्दाफाश कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से साथियों मैं इतनी ही बात प्रस्तावना में कहना चाहूँगा। ये जो नया साल आज के दिन शुरू हो रहा है, आज के दिन ही ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने पहली स्कूल खोली थी हमारे बहुजन समाज के लड़कियों के लिए। तो ये जो नया साल है, ये नया साल एक प्रेरणा का, एक विरासत का हम लोगों को मिले और हमारे अंदर वो जिद पैदा हो जाए कि हमारे पुरखे हमसे कम पढ़ा लिखे थे मगर फिर भी वो अपने दुश्मनों के साथ में लड़ झगड़ कर उनका मुकाबला कर उनको परास्त करने में कामयाब हुए। हम उनसे कई गुना लायक हैं, कई गुना टेक्नोलॉजी से लेस है, उसके बावजूद भी हम लोग सफल क्यों नहीं है। उसकी विरासत, उस बात को अगर सफलता में कन्वर्ट करना है तो वो जुनून, वो जिद हमारे अंदर पैदा हो और आने वाले साल में उसी जिद के साथ ये जो लड़ाई है उसको लड़ने का काम हम करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ साथियों मैं मेरी बात यहाँ खत्म करता हूँ। मैं संगठन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर प्रस्तावना करने का मौका दिया। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत।